इससे पहले कि आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें, एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर हिंदुस्तान के सभी मर्दों को वाकई में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर मर्दानगी इसे कहते हैं तो क्या वाकई में हम पुरुष अपने आप को मर्द कह सकते हैं? मैनपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां कुछ दबंग एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला ने विरोध किया तो उस महिला की पिटाई इन दबंगों ने सरेआम करनी शुरू की और आसपास खड़े लोग बस मुंह ताक रहे थे। ये है हमारे देश की वास्तविकता, जहां पर हम अपने सामाजिक मर्यादा की बात बड़े बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जहां हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की दुहाई देते हैं, वहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सरेआम है। और अगर महिला चुपचाप सहती नहीं है, उसका विरोध करती है, तो दबंग ये तरीका इख्तियार करते हैं उस महिला के साथ अपना विरोध प्रकट करने का अंजाम दिखाने के लिए। और आसपास खड़े लोग फोटो खींचते रहे, तस्वीरें खींचते रहे। आपको लगातार फोटोग्राफर्स की क्लिक सुनाई दे रही होगी और वहां उस महिला को पीट रहे हैं ये लोग सरेआम। आसपास खड़े लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यह प्रदर्शित करता है कि कैसे हमारे समाज में आज वाकई में कोई भी सुरक्षित नहीं है। और महिलाओं की सुरक्षा की बात हम क्या करें जब समाज में लोग आवाज नहीं उठाते, तो पुलिस और बाकी महकमे से क्या उम्मीद की जा सकती है? और आइए आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम मानते हैं कि सियासत आज हमारी जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन क्या सियासत हर जगह होनी चाहिए? सेना के अध्यक्ष के तौर पर किसे मनोनीत किया जाए, यह सरकार का अधिकार है। इसे सिलेक्शन पोस्ट कहा जाता है, यानी कि एक चुनिंदा पूल में से सरकार चाहे तो उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव कर सकती है। इसके लिए सीनियरिटी अपने आप में सबसे अहम पैमाना नहीं है। इसके बावजूद जब केंद्र सरकार ने अब एक सेना अध्यक्ष को चिन्हित किया है, उन्हें मनोनीत किया है, तो ऐसे में अब उनके चुनाव पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस पर विपक्ष भी राजनीति कर रहा है। सवाल यह उठता है कि हम क्या सेना को भी राजनीति का ही एक अखाड़ा बनाए हुए हैं? नए सेना अध्यक्ष बनने वाले विपिन रावत की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आखिर राजनीति क्या वाकई में इतने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है? नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। संसद में सख्त तेवर दिखाने के बाद कांग्रेस अब विपिन रावत की नियुक्ति को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि आर्मी चीफ की रेस में 2 अधिकारी ऐसे थे जो हर लिहाज से अनुभवी और पद के लिए मुफीद थे, लेकिन मोदी सरकार ने वरिष्ठता की परंपरा को दरकिनार करते हुए विपिन रावत के नाम पर मुहर लगा दी और इसी परंपरा का टूटना कांग्रेस को नागवार गुजरा। कांग्रेस का हमला सीधे सरकार पर है, लेकिन निशाने पर पीएम है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा है कि हमको जो मौजूदा आर्मी चीफ बनाए गए हैं उनकी क्षमता पर कभी कोई किसी भी तरह का संदेह नहीं है। सवाल यह है कि जो सीनियर लोग थे उनको क्यों नजरअंदाज करके या उनको क्यों साइडलाइन करके ये नियुक्ति की, इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। आपको बता दें कि आर्मी चीफ की नियुक्ति के लिए 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में थे, जिनमें से ईस्टर्न कमांड के जेओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और दक्षिण कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हरिज का नाम शामिल था। प्रवीण बख्शी और हरिज रावत के मुकाबले सीनियर थे। सेना प्रमुख की नियुक्ति में लगे आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी ने खुद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस देशहित के फैसलों को सियासी अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। फैसले को लेकर खुद कांग्रेस में भी मतभेद है। बड़ा दुखद विषय है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक मैदान में उतार रही है। कुछ लोग कांग्रेस के इसके विरुद्ध खड़े हैं और आज हम देख रहे हैं कुछ लोग इसके सहयोग में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं। मैं समझता हूं सेना और राजनीति दोनों बिल्कुल अलग छोर पर रहना चाहिए और सैनिक मामलों में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में राजनीति करना मैं उचित नहीं मानता। 31 दिसंबर को दलबीर सिंह सुहाग अपने पद से रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा सियासी बहस से अलग विपिन रावत अगले सेना प्रमुख की कमान संभालने के लिए बिल्कुल तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि सेना अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी अब राजनीतिक सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको यह बताना चाहेंगे कि पहला मौका नहीं है जब वरिष्ठता पैमाना नहीं है सेना अध्यक्ष के चुनाव का। ऐसा पहले भी हो चुका है, 4 बार ऐसा हो चुका है हमारे भारतीय इतिहास में, जब हम सीनियरिटी को दरकिनार कर सिलेक्शन पोस्ट पर यानी कि सेना अध्यक्ष के तौर पर हमने जूनियर लोगों को नियुक्त किया है और सरकारों ने ऐसा पहले भी किया है। अब सवाल यह उठता है कि विपिन रावत की नियुक्ति को लेकर
सीनियरिटी क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है। आइए जरा हम आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत म्यांमार और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करने के संबंध में कैसे जुड़े हुए हैं, यह हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष बाजवा की नियुक्ति के बाद सरकार हिंदुस्तान में क्या सोच रही थी। इन तमाम सवालों का जवाब जब हम आपके सामने रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार मौजूदा सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल विपिन रावत को सेना अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत करने का मन क्यों बनाया। और जाहिर सी बात है, सरकार के इस फैसले पर कोई भी राजनीतिक सवाल खड़ा करना अपने आप में बेमानी है। बिपिन रावत को देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला अचानक नहीं लिया गया है, बल्कि सच्चाई ये है कि बिपिन रावत ने खुद को हर मोर्चे पर साबित किया है। बिपिन रावत को आर्मी के सर्वोच्च पद का सम्मान उनके पिछले 38 सालों के अनुभवों को देखने के बाद दिया गया है। 1978 में IMA देहरादून से पास होने के बाद रावत की वर्दी की शान लगातार बढ़ी है। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को ऊंची चोटियों की लड़ाई का खासा अनुभव है। रावत कश्मीर घाटी के मामलों पर अच्छी जानकारी रखते हैं। रावत को काउंटर इंसर्जेंसी का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स और इन्फेंट्री डिवीजन के वो कमांडिंग ऑफिसर के पद पर रह चुके हैं। कई बड़े सैन्य अभियानों की कमान संभाल चुके रावत पाक सीमा, चीन से जुड़ी वास्तविक नियंत्रण रेखा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ऑपरेशनल जिम्मेदारियां पहले निभा चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर भी कई देशों ने बिपिन रावत की सूझबूझ का लोहा माना है। रावत 2008 में कांगो में मल्टीनेशनल ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करते हुए भी उनको 2 बार फोर्स कमांडर कमेंडेशन का अवार्ड दिया गया। रावत अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में रावत ने जब से कमान संभाली, उनकी कामयाबियों का ग्राफ लगातार बढ़ता रहा है। म्यांमार में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में रावत अहम भूमिका में रहे थे। POK में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की कमान भी पर्दे के पीछे से रावत ही संभाल रहे थे। मौजूदा हाल में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ और सीजफायर की घटनाओं में तेजी आई है, जिससे निपटने में रावत का अनुभव बेहद काम आएगा। साथ ही LAC पर चीन की हर चाल पर भी रावत की नजर रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अब न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश भर में चर्चा का एक नया विषय सामने आ गया है। 17 दिसंबर को कैबिनेट के एक फैसले के अनुसार जुम्मे की नमाज को अता करने के लिए 90 मिनट की छुट्टी एक समुदाय को दी जाएगी। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हरीश रावत का यह फैसला बहुत लोगों को नागवारा गुजर रहा है और इस पर राजनीति भी हो रही है। ऐसा करने की आवश्यकता वाकई में थी क्या? सरकारी दफ्तरों में नमाज के लिए हरीश सरकार ने नरमी दिखाई तो हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की ओर से सरकारी कर्मचारियों को जुमे की नमाज के लिए 90 मिनट की छुट्टी देने का फैसला किया गया है। हंगामा बढ़ा तो सरकार सभी धर्मों के कर्मचारियों को पूजा करने के लिए थोड़ा वक्त देने की बात कहने लगी। लेकिन इन फैसलों के पीछे सरकार की असली मंशा क्या है, ये बताने के लिए मुख्यमंत्री खुद सामने आए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए जो UN चार्टर है, जो हमारा संविधान कहता है, हम उसके प्रति 100% कमिटमेंट वाली सरकार। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। पार्टी इसे संविधान के खिलाफ और वोट बैंक की राजनीति करार दे रही है। ये बहुत दुख की बात है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की राजनीति हो रही है, क्योंकि संविधान में सब बराबर हो जाते हैं। मुझे लगता है ये समाज में द्वेष करने का एक प्रक्रिया होती है और वोट की राजनीति के लिए संविधान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। दफ्तरों में कामकाज को धार्मिक भावनाओं से जोड़ना वैसे भी मुनासिब फैसला नहीं माना जा सकता। अव्वल तो सरकारी दफ्तरों में आज भी कर्मचारी हीला हवाली वाला रवैया ही अख्तियार किए रहते हैं। ऐसे में पूजा इबादत के नाम पर छुट्टी दी गई तो उन्हें काम से मुंह चुराने का एक और बहाना मिल सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए एक ऐसी खबर जो वाकई में हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए नहीं क्योंकि इससे हमारी जिंदगी जुड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि इससे हमारे भविष्य का बहुत कुछ जुड़ा है। पठानकोट एयरबेस पर 11 महीने पहले आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले की NIA की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जो कि कोर्ट में चार्जशीट के तौर पर दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद से लेकर तमाम अन्य आतंकवादियों के नाम शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में हैं। लेकिन आज न्यूज़ नेशन आप सबों के सामने यह सवाल रखना चाहता है, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में बैठे कुछ आतंकी हमारे एयरबेस में घुसपैठ करने की कोशिश कर पाए?
और क्या इसमें कोई भी हिंदुस्तानी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसकी सक्रिय भूमिका रही होगी, जिसकी वजह से आतंकवादी भारतीय एयरबेस में घुसे और उसके बाद उन्होंने हमला किया, जो कि तकरीबन 36 घंटे तक चला? सवाल यह उठता है कि हम हर बार जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों का नाम डालकर पल्ला क्यों झाड़ लेते हैं? वो हिंदुस्तानी जो देश से दगा करते हैं, उनका नाम क्यों नहीं होता इसमें? इस तमाम रिपोर्ट में और ऐसी तमाम पहले की रिपोर्टों में आपको बस यही मिलेगा, पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के नाम, लेकिन हिंदुस्तान में सक्रिय होने वाले या इनका काम करने वाले उन पिट्ठुओं का नाम कभी नहीं होता। क्या उनको जानने का हक हम सबका नहीं है? आज से लगभग 11 महीने पहले पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा था। आधी रात में हुए इस आतंकी हमले में वायुसेना के 7 जवान शहीद हो गए थे। घंटों तक चले ऑपरेशन के बाद सेना ने आतंकियों को मार गिराया, लेकिन जनवरी में हुए इस हमले की जांच अब जाकर पूरी हुई है। एनआईए ने 11 महीने की जांच के बाद पूरे हमले की प्लानिंग का पर्दाफाश किया है। 101 पन्नों की इस चार्जशीट में पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसका भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान को आरोपी बनाया गया है। लेकिन चार्जशीट में किसी भी स्थानीय नागरिक या यूं कहें स्थानीय मददगार का नाम शामिल नहीं है, जिससे कई सवाल के जवाब अभी भी अधूरे हैं। पहला सवाल, क्या हमले में आतंकियों को स्थानीय मदद नहीं मिली थी? दूसरा सवाल, क्या हमले से पहले पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन की रेकी की गई थी? तीसरा सवाल, आतंकियों को किसी स्थानीय नागरिक की मदद नहीं थी तो आतंकी कैसे बिना रास्ता भटके एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंच गए? घाटी में जैश ए मोहम्मद की पैठ है। जैश के स्लीपिंग सेल आतंकी हमलों में पहले भी मुलविस रहे हैं, लिहाजा शक की सुई इन पर ही जाती है और यही कारण है कि चार्जशीट पर सवाल उठ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में प्रदूषण की आदत हम सबों को, या उत्तर भारत में प्रदूषण की आदत हम सबों को इतनी हो चुकी है कि अब तो लगता है कि जब प्रदूषण कम हो जाएगा तो हम पता नहीं कैसे सांस लेंगे। ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चीन में 40 शहरों में कोहरे और प्रदूषण की वजह से सब कुछ बंद कर दिया गया है। व्यक्तिगत गाड़ियां नहीं चलेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल होगा। छुट्टी कर दी गई है पूरे शहर में, स्कूल बंद हैं, दफ्तर बंद हैं, लोगों को घर के भीतर रहने की अनुमति दी गई है। उनसे कहा गया कि आप घर के भीतर रहें, आग्रह किया गया है, और फेस मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। हमारे देश में चीन के मुकाबले कम से कम 1.5 गुना ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन हमारे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जो हमसे यह कहती है कि आप अपनी जान बचाइए। क्या हमारी जान वाकई में चीन के नागरिकों के मुकाबले बड़ी सस्ती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों या केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? चीन के 40 शहरों में इमरजेंसी, हर ओर बस धुंध ही धुंध। कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। चीन के 40 शहर पिछले 3 दिन से कोहरे की मार झेल रहे हैं। ज्यादातर शहरों में प्रदूषण को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। खबरों के मुताबिक बीजिंग और तियानजिन सहित उत्तर चीन में ऐसे 23 शहर हैं जहां प्रदूषण का असर ज्यादा है। सरकार ने भी खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। हिंदुस्तान में जिस तरह से रेड अलर्ट जारी होता है, उसी तरह से चीन में नारंगी अलर्ट बेहद खतरनाक चेतावनी का संकेत है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। खबरों के मुताबिक तियानजिन में करीब 35 उड़ानों पर असर पड़ा है। कई फ्लाइट या तो घंटों लेट हैं तो कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। चीन इस समय दोहरे संकट से जूझ रहा है। एक ओर जहां कोहरे ने मानो पूरे चीन को जाम कर दिया है, तो वहीं प्रदूषण की वजह से लोग परेशान हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बीजिंग समेत कई शहरों में ऑड इवन फार्मूला लागू कर दिया गया है। प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा है कि कई फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन में कमी कर दी गई है। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सरकार प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को भी बंद करने पर विचार कर रही है। टीम न्यूज नेशन।